नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दर्शकों, आज का हमारा जो डिस्कशन का विषय है वो है कि आप मैच मेकिंग करते समय या कुंडली मिलान करते समय विवाह के लिए किन चीजों को, किन 3 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें और स्टडी करें, सो दैट कि एक बैलेंस्ड और अच्छा मैच जो है वो बन सके। आज हम आपको ऐसी 3 मास्टर टेक्निक्स आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं जो किसी भी विवाह के अंदर कॉर्डियल रिलेशंस के लिए जरूरी, मतलब कॉर्डियल रिलेशंस कैसे होंगे या नहीं होंगे वो उसको इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर विवाह एक पवित्र बंधन है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी एक सुखद विवाहिक जीवन चाहते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे विवाह जो हैं, मैरिजेज हैं, वो फेल हो रही हैं, इंक्लूडिंग लव मैरिजेस और इंक्लूडिंग ऐसी मैरिजेस जिनमें कुंडली मिलान किया जाता है, फिर भी मैरिज जो है वो एक पति पत्नी के लिए युद्ध का मैदान बन जाता है। वो जितनी टाइम भी उस रिलेशन में रहते हैं उसमें मतलब डिस्टरबेंस ही बनी रहती। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 3 टेक्निक्स शेयर करूंगा जिनसे कि आप ये जज कर सकते हैं कि ये जो मैरिज है इसमें रिलेशंस कैसे रहेंगे, अच्छे रिलेशंस रहेंगे, सुखद रिलेशंस रहेंगे, या मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। और अगर डिस्टरबेंस रहेगी वो किस हद तक होगी कि वो सेपरेशन हो पाएगी, सेपरेशन तक पहुंच जाएगा, या डिवोर्स होगा, या मैरिज लाइफ जो है अच्छी चलेगी, मैरिज लाइफ की हेल्थ कैसी रहेगी। उन 3 टेक्निक्स को अप्लाई करके आप इजीली ये जज कर सकते हैं कि जो कुंडली मिलान आप कर रहे हैं उसमें जो मैरिज है वो कैसी होगी, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसी होगी। इससे पहले कि मैं अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करूं, मेरा अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत से दर्शक हमारे ऐसे हैं कि हमारे चैनल को वॉच करते हैं लेकिन लाइक करने की जो है मतलब उसमें बहुत कंजूसी बरतते हैं। तो कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक्स लेके आता हूँ और किसी चीज को कंप्लीटली आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो आप लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना बरतें। ठीक है। और बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें वेल इन टाइम। ठीक है, अभी हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो दर्शकों, ऐसे 3 रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मैरिटल अनरेस्ट के कारण बन सकते हैं जब हमें कुंडली मिलान करना है। ठीक है। किसी स्त्री के लिए अगर हम कुंडली मिलान कर रहे हैं, मतलब स्त्री जातिक और पुरुष जो है दोनों की कुंडलियों को अगर हम मिलान कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है सूर्य और मंगल, इनकी स्थिति क्या है बर्थ चार्ट में, ये कैसे हैं। ठीक है। क्योंकि जो मंगल है वो उस पुरुष एनर्जी को इंडिकेट करता है जिस मस्कुलिन एनर्जी की तरफ जो वुमेन है वो अट्रैक्ट होगी। सूर्य जो है वो लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड की, उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आजकल का जो ये समाज है या दौर चल रहा है,
तो उसके अंदर स्टेटस मैटर करता है, मटेरियलिस्टिक गेन्स जो है लाइफ के अंदर वो बहुत मैटर करते हैं। जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को कितना स्नेह और प्यार देगा, कितना सम्मान देगा, किस डायरेक्शन से वो मतलब जो उसका हस्बैंड है स्त्री का, वो किस डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, ये सब चीजें हम सूर्य की स्थिति को देखकर प्रोडक्ट कर सकते हैं। और मंगल जो है वो स्त्री के बर्थ चार्ट में उसके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, जिस मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, वो जो हस्बैंड है वो कितना एनर्जेटिक होगा, उसमें कितना जो है उत्साह रहेगा, कितना रिस्पेक्ट रहेगा, वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे उस रिलेशन के अंदर। ठीक है, प्रोफेशन वाइज वो कैसा रहेगा, लाइफ में कितना आगे बढ़ेगा, उसकी पर्सनालिटी। अब आप ये ना भूलें कि काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम घर है उसका कारक सूर्य है, और लॉर्डशिप जो है वो मंगल के पास है, और मंगल की वो मूल त्रिकोण राशि। और कालपुरुष कुंडली में अगर हम देखें कि वीनस जो है और मार्स जो है, ठीक है, मतलब जो शुक्र और मंगल हैं वो मेल और फीमेल जो फेमाइन एनर्जी है उनको रिप्रेजेंट कर इंटायर वर्ल्ड। मेल जो जीवा है और फीमेल जीव है, और ये यूनिवर्सल जीव को रिप्रेजेंट करता है, वो बृहस्पति करता है शुभता को, अबंडेंस को, शुभ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं सामाजिक तौर पे जो एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि मैरिज। ठीक है, तो अगर हम देखें, क्योंकि देखिए कि जो एरिस है उससे एट्थ साइन स्कॉर्पियो है, दोनों की लॉर्डशिप मंगल के पास, और दूसरा ग्रह शुक्र है लिब्रा, लिब्रा से एट्थ साइन क्या है, टॉरस, दोनों की लॉर्डशिप जो है शुक्र के पास। हम बिल्कुल लॉजिकली चीजों को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से मतलब जो चीजें अगर हैं वो उसको रट्टा कर मारना। अब आप ये देखिए कि सूर्य उच्च का होता है फर्स्ट हाउस में, और उसकी लॉर्डशिप है मंगल के पास। ठीक है, अब अगर आप मैरिड लाइफ में पति की स्थिति देखना चाहते हैं, मैं तो सूर्य और मंगल को स्टडी करना लाजमी है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर सूर्य जो है शनि से अफ्लिक्शन में आ जाए तो मैरिड लाइफ जो है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब रहती है, और उसमें दाम्पत्य जीवन में ड्यू टू जो है शारीरिक कमजोरी की वजह से कॉर्डियल जो हैप्पी मैरिड लाइफ है उसको दोनों एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। या तो हस्बैंड जो होगा बहुत कमजोर होगा, या उम्र में बहुत बड़ा होगा, या उसको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकता है, या वो एक क्रूर स्वभाव का इंसान हो सकता है। और कुछ जो केसेस हैं उसमें ये भी देखा गया है कि या तो ससुराल जो है मतलब जो लड़की है उसके फादर जो हैं वो बहुत ही पुअर स्टेटस से हैं, या मैरिज से पहले उसके फादर गुजर जाते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे जो मत हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें भी अगर हम देखें सूर्य और शनि की जब युति होती है या कोई संबंध उनमें बनता है तो उसका जो बुरा इफेक्ट है वो शुक्र के ऊपर पड़ता है, वीनस के ऊपर पड़ता है। अब ये चीज हम यहाँ पर बीएनएन में भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज हम लाल किताब में भी पाते हैं। तो ये एक ऐसा थॉट है जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में इक्वली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब अगर अम, मंगल जो है वो शनि से जो है अफ्लिक्शन में अगर आ जाता है तो ये भी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है।
ये लॉन्जिविटी को कम करता है, मैरिज की लॉन्जिविटी को कम करता है, विधवा होने के योग बनाता है, सेपरेशन के, डाइवोर्स के योग बनाता है, या संतान ना होने के जो है वो भी जो योग हैं वो बनते हैं जब सूर्य और मंगल की जो सॉरी शनि और मंगल की जो है युति हो, या जो शनि से चौथे में, सेकंड में, 12वें में जो मंगल प्रेजेंट हो, ठीक है, या मंगल से शनि की ये स्थिति हो, ठीक है, या जो शनि है वो मंगल से चौथे या 8वें घर में हो, मतलब किसी ना किसी स्थिति में मंगल और शनि जो है आपस में संबंध बना रहे हो, तो ये मैरिज के लिए एक अच्छा साइन नहीं। ठीक है, तो जब भी हम कुंडली मिलान करें, भले ही अच्छे गुण मिल रहे हों या दोनों हॉरोस्कोप अच्छी तरह से मैच हो रहे हों, तो उसमें हम शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, उनकी स्थिति क्या है, फिर सूर्य की स्थिति क्या है, इन चीजों को भी हम देखें। अब हम बात करेंगे उन 3 रूल्स की जिनको अप्लाई करके आप ये जज कर सकते हैं कि जो मैरिज की कंडीशन है, विवाह जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर मंगल जो है, रूल नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें, अगर मंगल शनि से एफ्लिक्शन में है तो वो मैरिड लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ये रूल दोनों के ही बर्थ चार्ट में एप्लीकेबल है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। सबसे पहले अगर मंगल और शनि की कंजंक्शन हो, अब मंगल और शनि की अगर कंजंक्शन है और उस कंजंक्शन के अंदर, योग के अंदर, युति के अंदर शनि की डिग्री जो है अगर मंगल से ज्यादा है, तो भी इस बात को भी हम इसमें अगर ख्याल रखें तो भी ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या मंगल शनि की युति हो और उस युति में अगर शनि की डिग्री मंगल से ज्यादा हो। ठीक है, तो शनि यहाँ मतलब ज्यादा स्ट्रांग है, वो सेपरेटिव प्लैनेट भी है। ठीक है, और या जो है शनि जो है मंगल को दृष्टि से देख रहा हो, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि से मंगल को अगर देख रहा है, ये मैं एग्जांपल देने के लिए, ये प्लेसमेंट है जस्ट फॉर एग्जांपल, ये अपने आइडिया को इलस्ट्रेट करने के लिए, सो दैट कि दर्शकों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, या सप्तम दृष्टि से मंगल को देख रहा हो, या दसम दृष्टि से मंगल को देख रहा हो, ठीक है, तो भी जो मंगल है वो शनि द्वारा जो है अफ्लिक्शन में आ जाए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर शनि की प्लेसमेंट मंगल से 12वें घर में, ठीक है, और या मंगल से दूसरे घर में, ठीक है, तब भी जो मंगल है वो शनि की अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए। ठीक, अगर हम देखें कि जो मंगल है वो शनि से चौथे घर में हो, अगर आप यहाँ कर्सर को देखिए, और शनि से छठे घर में हो, या शनि से 8वें घर में, देखिए आप मेरे कर्सर को अगर फॉलो करें, तो भी ये एक मैरिज लाइफ के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ सेपरेटिव टेंडेंसीज हो सकती हैं, झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुल मिला के मतलब एक संघर्ष की स्थिति वैवाहिक जीवन में बनने के चांस रहते हैं। अब मैं आपको 3 रूल्स बता रहा हूँ, ये मास्टर रूल्स हैं। ठीक है, उनमें से जितने रूल ज्यादा अप्लाई होंगे उतना आप समझिए कि वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैरिड लाइफ कैसी, मतलब खराब रहेगी या अच्छी होगी। अगर ये चीजें, 3 रूल्स जो हैं वो आपको जन्म कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि एक अच्छी मैरिड लाइफ वो लोग इंजॉय करें।
ठीक है। फिर हम देखें उपदा। अब उपदा क्या होता है? जो उपदा लगन है या अरूढ़ लगन है, उससे अगर आप सेकंड हाउस को देखें, उपदा लगन कैलकुलेट करने के बाद उससे सेकंड या ट्वेल्थ हाउस को जो है वो स्टडी करें, उसमें अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, मैं आपको यहां बताऊंगा कि उपदा जो लगन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या उस राशि को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बकायदा आपको एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन आप रूल को भी पकड़िए कि अगर उपदा लगन को हम कैलकुलेट करते हैं और जो वो हाउस आता है उससे ट्वेल्थ में या उससे सेकंड के अंदर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हों, तो भी एक खराब मैरिड लाइफ की इंडिकेशन है। वो हो सकता है कि उसमें सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो, इसके चांसेस बनते हैं। अब हम देखेंगे कि उपदा लगन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए फॉर ये, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए कि अगर ट्वेल्थ हाउस आपने चेक करना, ट्वेल्थ हाउस का आपको उपदा लगन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पर ये आना चाहिए कि हमें किन हाउसेस को एग्जामिन करना। जो उपदा लगन है वो किन हाउसेस का कैलकुलेट करना है, उसे हमें एग्जामिन करना। तो वो हाउसेस हैं सेवंथ और ट्वेल्थ। ठीक है, ट्वेल्थ जो है बेडरूम प्लेजर्स का है, सेवंथ हाउस जो इटसेल्फ मैरिज का है। तो वहां के जो मतलब हमें उपदा लगन निकाल कर उसको हमें देखना है कि उसकी स्थिति वहां से, उसकी स्थिति उस हाउस की स्थिति, या वहां से उस हाउस से ट्वेल्थ या सेकंड हाउस की जो स्थिति है वो क्या है। ठीक है। अगर वहां पे मैलेफिक्स हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक मैच हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकती है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ट्वेल्थ हाउस का हम उपदा जो लगन निकाल रहे हैं, तो हमें ट्वेल्थ हाउस से देखना है कि जो आपका ट्वेल्थ हाउस है उसका जो लॉर्ड है, जो राशि आपकी ट्वेल्थ हाउस में आ रही है, उसका जो लॉर्ड है वो अपनी राशि से कितनी दूर गया है। हमें उतने घर वहां से कैलकुलेट कर लेने। हमारे पास एक डिजिट आ जाएगा कि इतने घर दूर है, फिर वो लॉर्ड जिस राशि के अंदर है वहां से आप उतने घर आगे काउंट कीजिए। ठीक है, जब आप उसको काउंट कर लोगे तो वो उपदा लगन आ जाएगा, या अरूढ़ लगन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां उस हाउस में आपने देखना है कि वहां पे मैलेफिक्स, या वहां से सेकंड या ट्वेल्थ में अगर मैलेफिक्स हैं, तो जो मैरिज है इट में लेड टू सेपरेशन और अ डिजास्टर और अ डिवोर्स, और इट में बी अ मतलब सुखी जो जिसे मैरिड लाइफ है वो नहीं हम कह पाएंगे। ठीक है, सेकंड रूल। तो लेकिन अरुण जो आप उपदा लगन काउंट कर रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में ही है, तो वहां से आपको 10 घर गिन लेने हैं। ठीक है, ट्वेल्थ से आपको 10 घर गिन लेने हैं। ट्वेल्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है, एंड नाइन्थ। तो 10वां घर 12 से हो गया 9। मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो नाइन्थ हाउस को आप उपदा लगन मानेंगे जब उसी घर में बैठा हो लॉर्ड उस घर का। लेकिन अगर वहां से 4 घर आगे बैठा हो तो हमको आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो फोर्थ हाउस को ही हम उपदा लगन मानेंगे। ये मैं आपको एक्सेप्शनल केस भी बता रहा हूं कि जब हम जो हमने काउंटिंग उपदा लगन को डिटरमिन करने की, काउंट करने की जो हमें हमने टेक्निक यूज की है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल्स हैं 2-3। वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर फोर्थ हाउस में है, मान लीजिए ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस को ही हम उपदा लगन मानेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर ट्वेल्थ का लॉर्ड मान लीजिए अगर उपदा लगन अपनी
उसका जो लॉर्ड है जिसका हम उपदा लगन काउंट कर रहे हैं वो सेवंथ हाउस में हो वहां से, तो भी हम फोर्थ हाउस को मानेंगे, फर्स्ट हाउस को नहीं मानेंगे। सेवन से सेवन फर्स्ट हो गया ना, तो भी हम फोर्थ हाउस को ही उपदा लगन माने। और मान लीजिए अगर अम, जिस हाउस का हम उपदा अम, लगन जो काउंट कर रहे हैं वो वहां से टेंथ में अगर जाके बैठा है, तो हम टेंथ हाउस को ही उपदा लगन मान। ये तीन एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, फोर एक्सेप्शन सॉरी। एक तो टेंथ हाउस वाली, एक फोर्थ हाउस वाली, एक सेवंथ हाउस वाली, अ, ठीक है, और एक सेम हाउस। तो ये चार जो हैं एक्सेप्शंस को छोड़कर उसको काउंट करने की टेक्निक सेम रहे। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे काउंट करना है, मैं आपको एग्जांपल में ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, अब इस उसमें देखिए कि मान लीजिए कि ट्वेल्थ हाउस के अंदर, यहाँ पे आप, मैं इसको नॉर्थ इंडियन चार्ट से आपको समझाता हूँ कि ट्वेल्थ हाउस के अंदर आप देखें कि सिंह राशि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको काउंट किया कि सूर्य इसका लॉर्ड है सूर्य। अब आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ से कितने घर आगे गया है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर आगे गए। अब जिस राशि में सूर्य है वहां से आप 8 घर अगर गिनेंगे तो सेकंड हाउस आएगा, तो तुला राशि। ठीक है, तो जो ये सेकंड हाउस है ये अब उपदा लगन है। ठीक है, तो यहां आप ये देखेंगे कि यहां से ट्वेल्थ और यहां से सेकंड हाउस में कोई मैलेफिक तो नहीं है। अब ये देखिए दोनों हाउसेस खाली है, या किसी मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ठीक है, अभी अभी में हम नेक्स्ट स्लाइड में ये कंडीशन देखेंगे कि मान लीजिए जो हमने उपदा लगन काउंट किया है उसमें कोई नीच का ग्रह बैठा, तो रिजल्ट्स क्या होंगे, डिसहार्मनी कैसे क्रिएट हो, या उसमें कोई नीच का प्लेनेट बैठा हो, या वहां से सेकंड हाउस के अंदर कोई नीच का प्लेनेट बैठा हो, तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपनी पत्नी को खो देता है। अब एट्थ हाउस लॉन्जिविटी को शो करता है ना, तो लॉन्जिविटी जो है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो शादी की। क्योंकि जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो हमें ये देखना है कि शादी की लॉन्जिविटी कितनी है। ठीक है, वो कंपैक्टेबल हैं एनर्जी के हिसाब से, कंपैक्टेबल हैं। और जो उसका मैच है, गर्ल का जो मैच बॉय है या बॉय की मैच जो गर्ल है, उनकी लॉन्जिविटी कैसी, ठीक है, उनका स्वभाव कैसा है, स्टेटस कैसा है, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। ठीक है, अगर हम नीच प्लैनेट बैठा हो तो इंसान जो है अपनी पत्नी को या लाइफ पार्टनर को खो देंगे। ठीक है, अगर उपदा लगन जो हमने निकाला है उसमें शनि या राहु, ठीक है, उससे सेकंड हाउस में शनि या राहु, तो ऐसा इंसान जो होता है अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे देता है, उससे दगा कर देता है। उसका कारण होता है लोक अपवाद, मतलब सुनी सुनाई बातों, अफवाहें, लोगों की वजह से जो अफवाहें होती हैं, या सोसाइटी के कारण जो है वो अपने लाइफ पार्टनर का, अपनी वाइफ का जो है त्याग कर देता है। ठीक है, और अगर उपदा लगन में अगर हम देखें वहां से द्वितीय हाउस में, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र या केतु हो, ठीक है, या उनकी दृष्टि संबंध पड़ रहा हो, तो उस वाइफ को जो है लुकोरिया होने के चांसेस रहते हैं। ये एक गुप्त जो है डिजीज है, गुप्त रोग है। ठीक है, इससे मतलब उनको अपने प्राइवेट पार्ट में जलन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, या मतलब उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाना,
बहुत वीक हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती। यहाँ मैं आपको एक उपाय बहुत अच्छा बताता हूँ। अगर किसी को लुकेरिया की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो आंवला है, ठीक है, आंवला जो है वो बहुत ही अच्छा माना गया है, उसका सेवन जो है बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आंवले का पाउडर बना लिया जाए, और मान लीजिए 2 चम्मच आंवले का पाउडर लिया है और उसको 2 चम्मच शहद में मिला लिया जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आंवला सूर्य का है और शहद मंगल का है, ठीक है। बीमारी हो रही है शुक्र और केतु की वजह से, ठीक है, मतलब उनके अफ्लिक्शन में जाने की वजह से, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के अगर दिन में 2-3 बार सेवन किया जाए तो इस बीमारी के अंदर बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो फीमेल पार्टनर होता है उसको गुप्त रोग हो जाता है, मतलब उसको प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो जाती है, या उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो वाइफ, जो नेटिव की वाइफ होती है, उनको मतलब अपने जीवन में काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर और साथ में अगर हम देखें कि उपधा लगन के जो सेकंड हाउस है उसको पार्टनर, अब सेकंड हाउस को लाइफ पार्टनर की जो वेलफेयर, मतलब उसका जो सुख है, ठीक है, उसके जो स्वस्थ है, उसके लिए जो है उसको कंसीडर किया जाता है। और हमें 12th लॉर्ड को भी चेक करना होता है उपदा लगन से, उसके 12th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, उपदा लगन की जो राशि आ रही है, जो घर हाउस आ रहा है, उसको हमें मतलब चेक करना है, ठीक है। और हमें उपदा लगन कैलकुलेट किसका करना है, वो 7th हाउस का करना है और 12th हाउस का करना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये दोनों हाउसेस जो हैं मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनके उपदा लगन के अंदर केतु, शनि, मंगल, सूर्य, राहु ऐसे मैलेफिक प्लेनेट हैं जो कि शादी के लिए मैलेफिक जो है माने गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आएगा कि जो मैरिड लाइफ है वो सुखद नहीं रहेगी, सेपरेशन या डाइवोर्स हो सकता है। अब हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। एक तो मंगल जो है अगर शनि से अफ्लिक्टेड हो जाए, और उपदा लगन का जो सेकेंड लगन निकालना है, उसका सेकंड या 12th हाउस या उपदा लगन जो है मैलेफिक प्लैनेट से ग्रसित हो जाए, ठीक है, या शनि राहु हो, सूर्य और मंगल हो, राहु केतु हो, इनमें से कोई ग्रह हो, और मैंने 3 और आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, नीच का ग्रह हो, तो क्या क्या रिजल्ट्स हो, ठीक है। अब हम थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो अगर हम डिस्कस करें, अगर सर्वाष्टक वर्ग के अंदर सप्तम घर को और 12वें घर को, दोनों को 25 से कम पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो ये भी जो है सेपरेशन या डाइवोर्स को शो करता है। ये शो करता है कि 12वां और 7वां घर जो है वो कमजोर है, और दोनों ही घर जो हैं आज के युग में मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर का बहुत अहम रोल होता है जब वो किसी के दो बर्थ चार्ट्स को जो है मिलाते हैं, मैच करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम जी 30 गुण मिल रहे थे, 25 गुण मिल रहे थे, लेकिन फिर भी तलाक हो गया। तो आज मैंने यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है कि ग्रह मिलान करना, 7वें और 12वें भाव को देखना, और उनका उपपद कैलकुलेट करके वहां से 12th एंड सेकंड भाव को देखना, इन 3 पॉइंट्स को, मंगल और शनि की स्थिति देखना, मंगल और सूर्य की स्थिति बर्थ चार्ट के अंदर देखना,
ये बहुत अनिवार्य है अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो हो गया कि ऐसे तीन जो मास्टर टेक्निक्स जो मैंने आपको आज बताई कि जिससे हम मैरिज की क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसी रहेगी, सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा। लेकिन अगर ये पक्ष कमजोर है तो एक जातक उसकी रेमेडी क्या कर सकता है? अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की कंट्राडिक्शन रहती है। फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स से कि रेमेडीज होती नहीं है, जो लाइफ में होना है वो होना है। जब रेमेडीज होती नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही क्यों है? जब जो होना है वो तो होना ही है, देन एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत क्या है? जो टेंशन 5 साल बाद आने वाली है वो क्या आज ही सर पे ले लेनी है आपने? ठीक है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का फायदा ही इसलिए है क्योंकि अगर रेमेडीज हैं, अगर डॉक्टर है तो मेडिसिन भी है। ठीक है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो शादी है उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। या उसमें एक या दो पॉइंट्स हैं, लेकिन अब करें क्या? तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी अगर ये है कि ऐसे अगर नेगेटिव पॉइंट्स आपके बर्थ चार्ट के अंदर हैं, तो आप माता त्रिपुरा सुंदरी जी की पूजा आराधना कीजिए, उनकी शरण में जाइए। वो सभी दुखों को हरने वाली हैं और आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती हैं। आपको एक अच्छे वैवाहिक जीवन का जो आशीर्वाद है वो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के चरणों में सर झुका के मिल सकता है। तो मैं इसी कामना के साथ कि जो दर्शक विवाह करना चाहते हैं या जिनका विवाह हो चुका है उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो बहुत ही कारगर और इंफॉर्मेटिव शामिल होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस नॉलेज का वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके फायदा उठा सकेंगे। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और जो आपके कमेंट्स होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं रिप्लाई करूं। साथ ही अगर आप अपना जन्म पत्री मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, या आपके विवाह के अंदर कोई अड़चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जन्म पत्री एनालिसिस जो है एक पेड सर्विस है, इस पे शुल्क लागू होते हैं। ठीक है। नमस्कार।